बच्चों नमस्कार। आज मैं आपके सामने क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चुनाव और प्रतिनिधित्व चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ। भारतीय संविधान के किस अध्याय में चुनाव प्रणाली का वर्णन किया गया है? उत्तर, भारतीय संविधान के अध्याय 15 में चुनाव प्रणाली का वर्णन किया गया है। भारत में कितने वर्ष के नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है? आप सभी को पता है कि भारत में 18 वर्ष के नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव सन 1952 में हुआ था। भारत में चुनाव क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं? भारत में जो चुनाव क्षेत्र हैं वो एक सदस्यीय होते हैं। जिस क्षेत्र का चुनाव होता है वहां से एक ही सदस्य चुन करके आता है। भारत में मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाले कोई दो तत्व लिखें। जाति और धर्म। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष की गई थी? 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा उम्र 18 वर्ष की गई थी। उससे पहले ये उम्र 21 वर्ष की थी। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है? भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है। लोकसभा के चुनाव के लिए एक प्रत्याशी का अधिकतम चुनाव खर्च कितना निर्धारित किया गया है? लोकसभा चुनाव के लिए एक प्रत्याशी का अधिकतम चुनाव खर्च जो है वो 95 लाख निर्धारित किया गया है। विधानसभा के चुनाव के लिए एक प्रत्याशी का अधिकतम चुनाव खर्च कितना निर्धारित किया गया है? ये चुनाव खर्च 40 लाख निर्धारित किया गया है। भारतीय चुनाव प्रणाली की एक विशेषता लिखें। भारत में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है? परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा, कक्षा संचालन, क्लास मॉनिटर का चुनाव, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन, मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह। तो इसका सही उत्तर है परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा। इनमें कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? क, मतदाता सूची तैयार करना, ख, उम्मीदवारों का नामांकन, ग, मतदान केंद्रों की स्थापना, घ, आचार संहिता लागू करना, अंग, पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण। तो इसका उत्तर है अंग, पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण। निम्नलिखित में से कौन सी बात राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान है? क, 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र का हर नागरिक मतदान करने के योग्य है। ख, विभिन्न प्रत्याशियों के बारे में मतदाता अपनी पसंद को वरीयता क्रम में रख सकता है। ग, प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। घ, विजयी उम्मीदवार को आधे से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए। इसका सही उत्तर है ग, प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है। ख, देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दल का सदस्य हो। ग, चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करता हो। और घ, 50% से अधिक मत हासिल करके प्रथम स्थान पर आता है। तो इसका उत्तर है ग, चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करता है। पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच क्या अंतर है? संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को क्यों स्वीकार नहीं किया? उत्तर, पृथक निर्वाचन मंडल के अंतर्गत एक चुनाव क्षेत्र से अलग अलग जातियों के उम्मीदवार खड़े होते हैं।
तथा प्रत्येक मतदाता अपनी जाति के उम्मीदवार को ही वोट देता है, जबकि आरक्षित चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली है। पृथक निर्वाचन मंडल प्रत्याशी प्रणाली में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है और इससे समाज की एकता नष्ट होती है। पृथक चुनाव प्रणाली में से मतदाताओं के दृष्टिकोण होता है और मतदाता देश हित के स्थान पर अपने संप्रदाय के हित को महत्व देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसकी पहचान करें और किसी एक शब्द अथवा पद को बदलकर, जोड़कर अथवा नए क्रम में सजाकर इसे सही करें। क, एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का पालन भारत के हर चुनाव में होता है। ख, चुनाव आयोग पंचायत और नगरपालिका के चुनावों का पर्यवेक्षण नहीं करता। ग, भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता। ग, चुनाव आयोग में एक से ज़्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है। तो इसका उत्तर है क, एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का पालन लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय संस्थाओं, पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम के चुनाव में किया जाता है। भारत की चुनाव प्रणाली का लक्ष्य समाज में के कमजोर तबके की नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना है, लेकिन अभी तक हमारी विधायिका में महिला सदस्यों की संख्या 12% तक भी नहीं पहुंची है। इस स्थिति में सुधार के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे? उत्तर, नंबर 1, विधान पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होनी चाहिए। नंबर 2, महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नंबर 3, अधिक से अधिक महिलाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए। नंबर 4, महिलाओं के साथ परिवार में समानता का व्यवहार होना चाहिए। परिवार के लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। भ्रूण हत्या बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। एक नए देश के संविधान के बारे में आयोजित किसी प्रणाली संगोष्ठी में वक्ताओं ने निम्नलिखित आशाएं जताईं। प्रत्येक कथन के बारे में बताएं कि उनके लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट उचित होगी या सामुदायिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली। क, लोगों को इस बात की साफ साफ जानकारी होनी चाहिए कि उनका प्रतिनिधि कौन है, ताकि वे उसे निजी तौर पर जिम्मेदार ठहरा सकें। क, हमारे देश में भाषाई रूप से अल्पसंख्यक छोटे छोटे समुदाय हैं और देश भर में फैले हुए हैं। हमें इनकी ठीक ठीक नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना चाहिए। ग, विभिन्न दलों के बीच सीट और वोट को लेकर कोई विसंगति नहीं रखनी चाहिए। घ, लोग किसी अच्छे प्रत्याशी को चुनने में समर्थ होने चाहिए, भले ही वे उसके राजनीतिक दल को पसंद ना करते हों। उत्तर, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली। ख, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ग, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और घ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली। एक भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक राजनीतिक दल का सदस्य बनकर चुनाव लड़ा। इस मसले पर कई विचार सामने आए। एक विचार यह था कि भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र नागरिक है, उसे किसी राजनीतिक दल में होने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। दूसरे विचार के अनुसार ऐसे विकल्प की संभावना कायम रखने से चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित होती है। इस कारण भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। आप इसमें किस पक्ष से सहमत हैं और क्यों? उत्तर, इसमें दूसरे पक्ष से हम सभी लोग सहमत हैं, क्योंकि भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित होती है
तथा पदासीन मुख्य चुनाव आयुक्त किसी लाभकारी पार्टी का पक्ष लेने का प्रयास कर सकता है। भारत का लोकतंत्र अब अनपढ़ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिधित्वात्मक प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस कथन के पक्ष अथवा विपक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर: हम इस कथन से सहमत नहीं हैं, क्योंकि भारत का लोकतंत्र फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार नहीं हुआ है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। भारत जैसे विशाल देश के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उचित नहीं है। नंबर 2, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जटिल प्रणाली है, जिसको लागू करने के लिए मतदाताओं का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, परंतु भारत में काफी संख्या में अभी भी मतदाता अशिक्षित हैं। नंबर 3, लोगों को यह पता होना चाहिए कि उसका प्रतिनिधि कौन है। नंबर 4, प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। नंबर 5, भारत जैसे देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली अधिक उचित है। 18वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 18वीं लोकसभा का चुनाव अप्रैल-जून 2024 में हुआ था। 18वीं लोकसभा में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? उत्तर: 18वीं लोकसभा में मतदाताओं की संख्या 97.6 करोड़ थी। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार कब लागू किया गया? भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार 1950 में ही लागू कर दिया गया था। भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार ने कौन सा एक महत्वपूर्ण सुधार किया है? उत्तर: इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीनों का प्रयोग, ईवीएम मशीनों का प्रयोग। भारत में राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? इसके लिए भी 35 वर्ष की आयु जरूरी है। भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? ये भी 25 वर्ष है। भारत में राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। आम चुनाव किसे कहते हैं? लोकसभा के निर्धारित समय के बाद होने वाले चुनावों को आम चुनाव कहते हैं। भारत में ये आम चुनाव जो हैं वो 5 वर्ष के बाद कराए जाते हैं। किन चुनावों में पूरे देश में ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी प्रयोग किया गया था? अप्रैल-मई 2019 में हुए 17वीं लोकसभा के चुनाव में ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट का भी प्रयोग किया गया था। 18वीं लोकसभा का गठन कब हुआ? 18वीं लोकसभा का गठन जून 2024 में हुआ। खाली स्थान भरें। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति खाली जगह करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित कथन को सही करके लिखें। चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है। उत्तर: चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। कथन को पूर्ण करें। चुनाव आयोग संसद एवं राज्य विधानमंडलों के खाली जगह। चुनाव आयोग संसद एवं राज्य विधानमंडलों के चुनाव करवाता है। यह कथन किसका है? अच्छे दिन आएंगे। यह कथन हमारे मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। भारतीय संविधान के किस अध्याय में चुनाव प्रणाली का वर्णन किया गया है? अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 15, अध्याय 16। उत्तर: अध्याय 15। भारत में मताधिकार प्राप्त है जिस नागरिक की उम्र 21 वर्ष से अधिक हो। बी, जिस नागरिक की उम्र 25 वर्ष से अधिक हो। सी, जिस नागरिक की उम्र 20 वर्ष से अधिक हो। डी, जिस नागरिक की उम्र 18 वर्ष हो। उत्तर: डी, जिस नागरिक की उम्र 18 वर्ष की हो। भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1950, 1952, 1956, 1960। उत्तर: बी, सन 1952 में भारत में आम चुनाव हुआ था, पहला आम चुनाव हुआ था। भारत में चुनाव क्षेत्र होते हैं एक सदस्य, बहुसदस्य, द्विसदस्य या इनमें से कोई नहीं। उत्तर: एक सदस्य। 18वीं लोकसभा में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 97.6 करोड़, 62 करोड़, 70 करोड़ या 60 करोड़। उत्तर: 97.6 करोड़। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य 3 सदस्य होते हैं, 2 सदस्य होते हैं,
5 सदस्य होते हैं या 4 सदस्य होते हैं? उत्तर 2 सदस्य होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य सदस्यों की अवधि होती है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष या 6 वर्ष? उत्तर 6 वर्ष। भारतीय चुनाव आयोग कितने कितने सदस्यीय है? 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य या 4 सदस्य? उत्तर 3 सदस्य। भारत में चुनाव का प्रबंध करने की जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की, राष्ट्रपति की, संसद की या सर्वोच्च न्यायालय की? उत्तर चुनाव आयोग की। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष की गई थी? ए 61वां संशोधन, बी 59वां संशोधन, सी 63वां संशोधन, डी 51वां संशोधन? उत्तर ए 61वां संशोधन। मतदाता सूचियां कौन तैयार करता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या चुनाव आयोग? उत्तर चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? उत्तर राष्ट्रपति। लोकसभा के चुनाव के लिए एक प्रत्याशी का अधिकतम चुनाव खर्च कितना निर्धारित किया गया है? 95 लाख, 6 लाख, 30 लाख या 25 लाख? उत्तर 95 लाख। विधानसभा के चुनाव के लिए एक प्रत्याशी का अधिकतम चुनाव खर्च कितना निर्धारित किया गया है? ए 40 लाख, बी 8 लाख, सी 15 लाख, डी 3 लाख? उत्तर ए 40 लाख। नीचे दिए हुए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें प्रथम ए एवं कारण आर द्वारा चिन्हित किया गया है। इन कथनों को पढ़ें एवं दिए गए विकल्पों में से एक सही उत्तर का चयन करें। कथन ए, दावा ए, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। कारण आर, चुनाव आयोग के सदस्य चुनावों द्वारा नहीं चुने जाते हैं बल्कि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। दावा ए और कारण दोनों सही है और कारण दावे की सही व्याख्या करता है। बी, दावा और कारण दोनों सही है परंतु कारण दावे की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, दावा सही है परंतु कारण गलत है। डी, दावा गलत है परंतु कारण सही है। उत्तर ए, दावा और कारण दोनों सही है और कारण दावे की सही व्याख्या करता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए, भारत में अब तक लोकसभा के 15 चुनाव हो चुके हैं। कथन सेकंड, भारतीय चुनाव आयोग 3 सदस्यीय है। उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। कथन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। सी, कथन ए सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो इसका उत्तर है डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। कॉलम ए का कॉलम बी से उचित मिलान करें। कॉलम ए, चुनाव आयोग की व्यवस्था 18 है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल अनुच्छेद 324। चुनाव आयोग के सदस्य 3। भारत में अब तक हुए लोकसभा चुनाव 6 वर्ष। तो इसमें सही मिलान है चुनाव आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 324 में दी गई है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष है। चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या 3 है और भारत में अब तक हुए लोकसभा चुनाव जो हैं वो 18 हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? उत्तर, प्राय सभी लोकतंत्रात्मक देशों में वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया है। जब देश के सभी वयस्कों को जाति, धर्म, रंग, लिंग, धन, स्थान के आधार पर उत्पन्न भेदभाव के बिना समान रूप से मतदान का अधिकार दे दिया जाता जाए तो उस व्यवस्था को वयस्क मताधिकार या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। इंग्लैंड, भारत तथा अमेरिका में यह आयु 18 वर्ष है जबकि स्विट्जरलैंड में ये 20 वर्ष है। निश्चित आयु के पश्चात प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के
मत डालने का अधिकारी बन जाता है। प्रतिनिधि सरकार और उत्तरदायी सरकार पर टिप्पणी लिखें। उत्तर, जनता द्वारा चुनी सरकार को प्रतिनिधि सरकार कहते हैं। लोकतांत्रिक राज्यों में प्रतिनिधि सरकारें पाई जाती हैं। प्रतिनिधि सरकार जब जनता के प्रति अथवा संसद के प्रति उत्तरदायी होती है तो उसे उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। प्रतिनिधि सरकार उत्तरदायी होने के कारण ही सत्ता में रहती है। क्षेत्रीय एवं पेशेवर प्रतिनिधित्व में अंतर बताइए। उत्तर, क्षेत्रीय और कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में क्षेत्रीय आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जबकि कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का आधार व्यवसाय होता है। नंबर 2, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में प्रतिनिधि व्यवसाय के लोगों का ही प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के दो दोष लिखिए। उत्तर, नंबर 1, आम नागरिक अपने प्रतिनिधियों का ठीक चुनाव नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें इतनी सूझबूझ नहीं होती है कि वह उम्मीदवार के गुण और दोषों को अच्छी तरह जान सकें और वोट का ठीक प्रयोग करें। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली बहुत अधिक खर्चीली है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के दो गुण लिखें। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में अयोग्य व्यक्तियों के चुने जाने की संभावना कम रहती है। मतदाता राजनीतिक दलों के बुरे प्रभाव से बचा रहता है। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है? उत्तर, प्रत्येक देश में लोग कई आधार पर बटे होते हैं। कई समूह या वर्गों में लोग संख्या में दूसरे वर्गों में लोगों से कम होते हैं। ऐसे लोगों को अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी कहा जाता है। जैसे कि भारत में ईसाई, मुस्लिम, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, ये सब माइनॉरिटीज में आते हैं। लोकतंत्र को वास्तविक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि देश में हर वर्ग तथा समूह को विधानमंडल में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अल्पसंख्यकों को अपनी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, अतः अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है ताकि विधानमंडल जनमत का दर्पण कहला सके। प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं? प्रजातंत्र उस धारणा को कहा जाता है जिसमें जनता को राजसत्ता का अंतिम स्रोत समझा जाता है और जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्रतिनिधियों द्वारा सरकार के कार्यों में भाग लेती है। कहा जाता है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल और टू द पीपुल। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में दो अंतर लिखिए। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष के बीच के अंतर को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में लोग स्वयं शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में शासन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है। नंबर 2, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को शासक समझता है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में केवल प्रतिनिधि ही शासक समझे जाते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली का क्या अर्थ है? उत्तर, फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली का अर्थ यह है कि चुनावों में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं वह विजयी घोषित किया जाता है। इस प्रणाली में जो उम्मीदवार सबसे पहले सबसे अधिक मत प्राप्त करता है वह विजयी रहता है। भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली अपनाने के कोई दो कारण लिखें। उत्तर, नंबर 1, भारत में एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अपेक्षा यह प्रणाली अधिक सरल है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्य में भाग लेते हैं, परंतु प्रत्यक्ष लोकतंत्र को पूर्ण रूप से लागू करना आधुनिक राज्यों में संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दोषों को कम करने के लिए कुछ देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कुछ संस्थाएं अपनाई गई हैं। इन संस्थाओं के द्वारा
नागरिकों को कानून बनाने और संसद के बनाए कानून को लागू होने से रोकने का अधिकार दिया जाता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के मुख्य साधन है जनमत संग्रह, प्रस्तावाधिकार, लोकमत संग्रह और प्रत्याह्वान अथवा वापसी। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपाय के रूप में वापस बुलाने का वर्णन करना। उत्तर, इस नियम द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधि अवधि समाप्त होने से पहले वापस बुलाने और दूसरा प्रतिनिधि चुनकर भेजने का अधिकार दिया जाता है। इस अधिकार द्वारा एक निश्चित संख्या में मतदाता अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। इसमें प्रतिनिधियों पर मतदाताओं का स्थायी प्रभाव बना रहता है और वे कभी भी उनकी इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकते। अमेरिका के कुछ राज्यों तथा स्विट्जरलैंड में यह नियम लागू है। भारत में पंचायत समिति अपनी ओर से चुने हुए सदस्यों को जिला परिषद से वापस बुला सकती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के मतभेद बताइए। उत्तर, जब मतदाता स्वयं अपने प्रतिनिधि चुने और वे प्रतिनिधि संसद या व्यवस्थापिका में अपना पद ग्रहण करते हैं तो उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। परंतु अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता के प्रतिनिधि संसद या विधान मंडल के सदस्य का चुनाव करते हैं। संसद के निम्न सदन का चुनाव प्रायः प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा होता है, जबकि ऊपरी सदन के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है। भारत में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है। भारत में चुनाव प्रचार के 4 साधनों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, चुनाव जो है प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। चुनाव से पूर्व राजनीतिक दल, उम्मीदवार, सदस्य चुनाव अभियान के अंतर्गत अनेक तरीके अपनाते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चुनाव घोषणा पत्र। प्रत्येक प्रमुख दल और कभी कभी निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं और इस घोषणा पत्र में देश की मुख्य समस्याएं एवं उनको हल करने की पार्टी की नीतियों व सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। नंबर 2, चुनाव सभाएं व जुलूस। पार्टी के सदस्य व उम्मीदवार चुनाव अभियान के अंतर्गत सभाओं और जुलूसों का आयोजन करके जन साधारण से संपर्क स्थापित करके अपने उद्देश्यों व नीतियों का स्पष्ट करते हैं, साथ ही साथ उन्हें लुभाते भी हैं। लाउड स्पीकर व ग्रामोफोन का प्रयोग। अनेक तरह के वाहनों के ऊपर लाउड स्पीकर व ग्रामोफोन को लगाकर सड़कों व मोहल्लों में चुनाव अभियान के प्रचार का महत्वपूर्ण साधन अपनाया जाता है। घर घर जाकर मत याचना। उम्मीदवार व पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर उम्मीदवार के लिए मतदाताओं से मतों के लिए याचना करते हैं और घर घर जाकर उनका चुनाव प्रचार करते हैं। कोई ऐसे 4 सुधार सुझाइए जिनसे स्वतंत्र और सुचारू निर्वाचन संभव हो सके। उत्तर, नंबर 1, निष्पक्षता। चुनाव निष्पक्ष ढंग से होने चाहिए। सत्तारूढ़ दल को चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और ना ही अपने दल के हित में सरकारी मशीनरी का प्रयोग करना चाहिए। चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार चुनाव प्रचार के दिनों में किसी भी हालत में राज्यों या केंद्र के मंत्री 3 से अधिक कारों के काफिले में नहीं जाने चाहिए। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के दिनों में सभी तरह के हथियारों और विस्फोटकों को ले जाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। धन के प्रवाह को कम करना, इसके लिए पब्लिक फंड बनाना चाहिए। उम्मीदवारों की धन से सहायता करनी चाहिए। चुनाव का खर्च शासन को ही करना चाहिए। आनुपातिक चुनाव प्रणाली। प्राय सभी विपक्षी दल वर्तमान में एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र की प्रणाली से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस को अल्पसंख्या में मत मिलते हैं, पर संसद में सीटें बहुत अधिक मिलती हैं। आमतौर पर
सभी विरोधी दल आनुपातिक चुनाव प्रणाली के पक्ष में हैं। परिचय पत्र। जाली मतदान को रोकने के लिए मतदाताओं को परिचय पत्र दिए जाने चाहिए। जो तो आज भारत में तो दे दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जाली मत पड़ जाते हैं। बूथों की कैप्चरिंग को रोकना चाहिए। चुनाव से संबंधित याचिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यदि किसी मतदाता या उम्मीदवार को ऐसा लगे कि चुनाव में किसी अवैध तरीके का प्रयोग किया गया है अथवा कोई गड़बड़ी हुई है, तो वह इस आशय की याचिका दायर कर सकता है। चुनावी विवादों को दूर करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि पहले चुनाव से संबंधित याचिकाएं चुनाव आयोग के पास भेजी जाती थी और वह किसी न्यायाधीश को उन्हें सुनने के लिए नियुक्त करता था, परंतु अब सभी याचिकाएं सीधे उच्च न्यायालय के पास जाती हैं। उच्च न्यायालय याचिका पर विचार करने के पश्चात किसी भी उम्मीदवार के चुनाव को अवैध घोषित कर सकता है, नए चुनाव करवाने के आदेश दे सकता है, परिणाम को घोषणा पर रोक लगा सकता है अथवा अन्य कोई उचित आदेश जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी की जा सकती है। भारतीय चुनाव आयोग की रचना का वर्णन करें। उत्तर। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा कुछ अन्य सदस्य हो सकते हैं। इनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है। 1 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बनाने का महत्वपूर्ण कदम उठाया। राष्ट्रपति ने कृषि सचिव SS गिल और विधि आयोग के सदस्य GBB कृष्णमूर्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। यह दूसरा मौका था जबकि चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया। 20 दिसंबर 1993 को संसद ने चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाने वाले विधेयक को स्वीकृति दे दी। अतः अब चुनाव आयोग में 3 सदस्य हैं। इनमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य सदस्य हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अथवा पदच्युत किस प्रकार होती है। उत्तर। नियुक्ति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त राष्ट्रपति 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 6 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। पदच्युति की प्रक्रिया। संविधान में यह व्यवस्था भी की गई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को निश्चित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उसी विधि से पदच्युत किया जा सकता है जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता था। अर्थात यदि संसद के दोनों सदन पृथक पृथक अपने कुल मतदाताओं के बहुमत से और उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दें, तब राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा देता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के 4 मुख्य कार्यों का वर्णन करें। चुनाव आयोग के जो मुख्य कार्य है वो है मतदाता सूचियों को तैयार करना, चुनाव के लिए तिथि निश्चित करना, नंबर 3 चुनाव का निरीक्षण, निर्देश तथा नियंत्रण करना, और नंबर 4 चुनाव कराना। भारतीय चुनाव आयोग की स्थिति का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर। चुनाव आयोग की भारतीय चुनाव प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वास्तव में चुनाव आयोग चुनाव मशीनरी की धुरी है जिसके चारों तरफ चुनाव मशीनरी घूमती है। चुनाव आयोग संसदीय कानूनों की उपज नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक संस्था है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। लोकतंत्र की सफलता काफी हद तक चुनाव आयोग पर निर्भर करती है। चुनाव आयोग के निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में 18 आम चुनाव हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने जिस जिम्मेदारी और कार्यकुशलता से ये चुनाव करवाए हैं वह निसंदेह सराहनीय है। जब कभी भी किसी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या नागरिक ने चुनाव आयोग के पास कोई शिकायत की है तो उसने यथासंभव निष्पक्षतापूर्ण ढंग से ही उसे दूर करने का प्रयास भी किया है। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग को
कौन कौन से उपयुक्त कदम उठाने चाहिए? सुझाव दीजिए। उत्तर: स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव करने के लिए चुनाव आयोग को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। नंबर 1, चुनाव आयोग को चुनाव करने के लिए ईमानदार तथा निष्पक्ष व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए। नंबर 2, चुनाव संहिता के नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए। नंबर 3, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और नौसेना की सहायता लेनी चाहिए ताकि मतदाता निडर होकर अपने मत का प्रयोग कर सके। नंबर 4, चुनाव सूचियों की तैयारी व जांच में सावधानी बरती जानी चाहिए। लोकतंत्र में चुनावों का क्या महत्व है? उत्तर: चुनाव का लोकतंत्र में बहुत महत्व है। जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार के कार्यों में भाग नहीं ले सकती है, परंतु नागरिक चुनाव द्वारा प्रशासन एवं राजनीति में भाग लेता है। चुनाव द्वारा नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और गलत व्यक्तियों को विधानमंडल में जाने से रोकते हैं। चुनाव द्वारा नागरिक संविधान सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। यदि कोई सरकार जनता एवं राष्ट्र के हित में शासन नहीं करती है तो जनता चुनाव द्वारा उस सरकार को बदल देती है। उदाहरण स्वरूप भारत में मार्च 1977 के चुनाव में जनता ने मताधिकार का प्रयोग श्रीमती गांधी के विरुद्ध किया और कांग्रेस को पराजय का मुंह देखनी पड़ी। नागरिक को लोकतंत्र में कई तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं और उन अधिकारों की रक्षा के लिए चुनाव का बहुत ही महत्व है। चुनाव से व्यक्ति राजनीतिक कार्यों में रुचि लेता है, जिससे राजनीतिक जागृति उत्पन्न होती है और राजनीतिक शिक्षा मिलती है। लोकतंत्र में चुनाव के महत्व का वर्णन इस प्रकार है। मतदाताओं और प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क। चुनाव द्वारा मतदाताओं और प्रतिनिधियों के बीच सीधा संबंध रहता है, क्योंकि प्रतिनिधि चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। परस्पर संपर्क से प्रतिनिधि और मतदाता एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझते हैं। नंबर 2, प्रतिनिधियों में अधिक उत्तरदायित्व की भावना। लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब प्रतिनिधियों का चुनाव होता है तब प्रतिनिधियों में अधिक उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। प्रतिनिधि मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, क्योंकि चुनाव के दिनों में उन्होंने मतदाताओं से प्रत्यक्ष रूप से वोट मांगे होते हैं और कुछ उनसे वायदे किए होते हैं। लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। चुनावों द्वारा लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं और उनका खूब प्रचार करते हैं। इससे लोगों को भिन्न भिन्न दलों की नीतियों और देश की समस्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है। मतदाता वोट डालने से पहले प्रत्येक उम्मीदवारों के गुणों और दोषों के बारे में सोचता है और दलों की नीतियों पर भी विचार करता है। इस तरह मतदाताओं के अंदर राजनीतिक जागृति उत्पन्न होती है। नंबर 4, अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान। चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार मतदाताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की ज्ञान देते रहते हैं। इस तरह प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में मतदाता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। राजनीति में रुचि। चुनावों के कारण रुचि बनी रहती है राजनीति में लोगों की, क्योंकि मतदाता यह जानने का इच्छुक भी रहता है कि उसकी पसंद का प्रतिनिधि चुना गया है या नहीं। जब कोई मंत्री बनता है तब लोगों की राजनीति में रुचि और भी बढ़ जाती है। मतदाताओं का प्रतिनिधि से सीधा संपर्क होने के कारण मतदाताओं को राजनीति में रुचि बनी रहती है। नंबर 6, मतदाता की प्रतिष्ठा में वृद्धि। चुनावों के समय प्रत्येक उम्मीदवार को, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, धनी निर्धन, सभी के पास जाकर वोट के लिए याचना करनी पड़ती है। इससे लोग यह समझने लगते हैं कि उनका शासन में भाग है, सरकार को बनाने में उनका भी हाथ है। इस तरह मतदाताओं की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। नंबर 7, समानता की भावना। चुनावों से प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से मताधिकार प्रयोग करने का अवसर मिला है।
जिसके फलस्वरूप सभी नागरिक समानता की भावना सभी नागरिकों में समानता की भावना पैदा होती है। नंबर 8, अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की रक्षा। लोकतंत्र में चुनावों का एक महत्व यह है कि नियमित चुनाव होने से लोगों के अधिकार एवं स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट विधि का अर्थ, गुण एवं दोष बताइए। उत्तर, प्रतिनिधित्व की एक महत्वपूर्ण विधि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है। विश्व के अधिकांश देशों में इस विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसी को अधिकांश देश अपना रहे हैं। इसे प्रतिनिधित्व की साधारण बहुमत व्यवस्था भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत संपूर्ण राज्य को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। प्रत्येक मतदाता को एक वोट डालने का अधिकार होता है। जो उम्मीदवार अधिक वोट प्राप्त करता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत उम्मीदवारों को जीतने के लिए कोई कोटा निश्चित नहीं किया जाता है। सभी उम्मीदवारों में से जो उम्मीदवार सबसे अधिक मत प्राप्त करता है वही विजयी घोषित किया जाता है। बच्चों, आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। अब यहाँ पर मैं इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, तो उनके आप जवाब दीजिए। राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? दूसरा है फर्स्ट पास्ट फर्स्ट, वो क्या है ये? तीसरा, चुनावों से लोगों में समानता की भावना कैसे आती है? और अंत में लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ पर है? इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। धन्यवाद। कल नए चैप्टर के साथ